हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है क्षेत्रीय राज्य में पंजाब और मैसूर को हम लोग देखेंगे। इस नोट्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी को शामिल किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना किए थे। और महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुकर-चकिया मिशन से संबंधित थे। और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर में स्थित थी। और महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किए थे कोहिनूर हीरा। और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अमृतसर की संधि किनके किनके मध्य हुआ था? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों को मध्य हुआ था और सन 1809 में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इन्होंने अपने खुद के लिए यह शब्द लिखा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह बचपन से एक आंख से नहीं देखते थे, और कुछ लोग यह मानते हैं कि इन्होंने बाद में अपनी खुद से एक आंख फोड़ ली थी। तो इनके द्वारा ही यह पॉइंट लिखा गया है कि ईश्वर की यह इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी एक आंख की रोशनी ले ली। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इनके बारे में कई बार पूछा गया है स्टेटमेंट में, इनका ये जो दिए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 1854 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुई 1846 में, यह लाहौर की संधि हुई थी। और महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। आगे हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण संधियां देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, या तो फिर मिलान के लिए, फिर या सीक्वेंस बाय पूछा जाता है कि कौन सी संधि कब हुई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। और बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो 79 में हुई थी। और फिर सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। और देवगांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 में हुआ था। और फिर सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 में ये भी संधि हुई थी। और पूना की संधि कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी। और लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 1846 में हुई थी। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधियां हैं स्टूडेंट, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसे रटना पड़ता है, आप लोग इसे एक दो बार लिख कर अगर याद कर लेंगे तो यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध हुआ था। चिलियावाला युद्ध में अंग्रेज सेना के नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे हम लोग देखते हैं सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और फिर वर्ष 1849 में हुई ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। जब ब्रिटिश साम्राज्य सिख साम्राज्य के विलय के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड डलहौजी था। और स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा। मैसूर की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदर अली के द्वारा की गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, आप लोग इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। युद्ध का वर्ष और मैसूर का शासक उस समय कौन था, और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, और संधि कौन सी हुई थी, और विशेषता क्या थी आंग्ल मैसूर संघर्ष में। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 में हुआ था। तो मैसूर का शासक कौन था? तो उस समय हैदर अली मैसूर का शासक था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेरेलर्स्ट था। लॉर्ड वेरेलर्स्ट था। और संधि कौन सी हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी। सन कितने में? तो 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। और विशेषता क्या हुई कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। यह दक्षिण भारत का मतलब प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ। और आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1718 में 84 तक हुआ। तो उस समय मैसूर का शासक हैदर अली ही था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और संधि कौन सी हुई? तो मैंगलोर की संधि हुई। 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। और विशेषता क्या हुई? तो हैदर अली की इसमें मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। जब हैदर अली की मृत्यु के बाद किसके साथ युद्ध हुआ? तो टीपू सुल्तान के बाद युद्ध हुआ। इसे ध्यान रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और कौन सी संधि हुई? मैंगलोर की संधि, याद रखिएगा। और उसमें गवर्नर जनरल कौन था, ये भी ध्यान रखिएगा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1719 में 92 तक हुआ। इस समय मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। संधि कौन सी हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और विशेषता क्या है? तो टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई। फिर आगे हम लोग देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 में हुई। और उस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था उस समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन से संधि हुई? तो मैसूर सहाय संधि हुई। इसकी विशेषता क्या है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु, और फिर मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की।
अंग्रेजों ने। तो यह विशेषता थी। ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि 2-4 बार देखेंगे तो फिर यह याद हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था? जब इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि से ही अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण मतलब शुरू हो गया। तो कब हुई थी? अभी अगले जो क्लास अभी जो लिए थे उसमें मतलब बताए थे इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि, द्वितीय संधि कब हुई थी। तो 1765 में। और बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। और वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया द्वैत शासन। और भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को मतलब न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। कई बार ऐसे सीधे क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा कौन थे। आगे हम लोग देखते हैं भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस सेवा और सिविल सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये ICS अभी जो UPSC का एग्जाम हो गया है तो उसी को उस समय ICS परीक्षा कहते थे, तो यही नाम था। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा आयोग संबंधित आयोग कौन कौन से बनाए गए थे? तो आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। तो एंचिसन आयोग कब बनाया गया? तो 1886 में बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। और इस्लिंगटन आयोग यह कब बना? तो 1912 में बना। उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और ली आयोग उस समय कब बना? तो 1923 में बनाया गया इसे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। तो ये सब लोक सेवा संबंधित आयोग थे जो कि बनाए गए थे ब्रिटिश भारत में। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं भारत में सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर ही किया गया था संघीय लोक सेवा आयोग का गठन। ये किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। और भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये जब भारत में
जो उद्देश्य था, तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई। ये सब देखिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। कब स्वीकार किया था इसने? तो 1798 में, 98 में इसने सहायक संधि के द्वारा अपना राज्य मतलब दे दिया था। और व्यापकगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह लागू किया गया था। व्यापकगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, आप लोग इसे ध्यान देखिएगा और पूरा क्लास आप लोग देखा करिए। आगे हम लोग देखते हैं, तो हड़प राज्य नीति कहा गया, हड़प राज्य नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त है। मतलब अंग्रेज लोग यह कहते थे कि जो जिस राज्य का निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उस राज्य में अगर जिस राजा के अगर कोई पुत्र नहीं है तो वह कोई गोद मतलब किसी को गोद नहीं ले सकता है, तो यह गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त था। तो इसे राज्य हड़प नीति इसका नाम दिया गया। और किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउट्रम रिपोर्ट के अनुसार डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। और व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य देख लेते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस हो या फिर आरओ या फिर वनडे एग्जाम हो, कई बार पूछा गया है स्टूडेंट। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, इसका सन भी और राज्य भी देखिएगा। तो सतारा सबसे पहले सतारा हुआ तो कब? 1848 में, जैतपुर 1849 में, और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, और उदयपुर 1852 में, और झांसी 1853 में, और नागपुर 1854 में, और अवध 1856 में। ये सब राज्य किसके द्वारा अधिग्रहित किए गए? तो व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहित किए गए। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। पूर्ण निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी के नीति किससे संबंधित थी? तो जॉन लॉरेंस के से संबंधित थी, जॉन लॉरेंस के से संबंधित थी। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। आगे हम लोग देखते हैं वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू की गई, मतलब निर्मित की गई। और फिर राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित कब करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई? महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? तो राज उपाधि अधिनियम के द्वारा 1876 पारित करके। और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। 1880 में भारत का प्रथम यह अकाल था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्ट्रेची आयोग बनाया गया, कब बनाया गया? जब भारत में प्रथम अकाल आयोग यही था, स्ट्रेची आयोग। और भारत में स्थायी
स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। और ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिकार, आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार देख लेते हैं। तो देश कौन कौन से देश था जिस पे ब्रिटिश लोग अधिकार किए थे? तो देश, वर्ष और गवर्नर जनरल। तो नेपाल में कब, किस सन में मतलब अधिकार किए? तो 1816 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। और सिंध में कब किए? तो 1843 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। और भूटान में कब किए? तो 1865 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉरेंस था। और बर्मा में किस वर्ष में किए? तो 1885 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आप लोग स्टूडेंट ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा ये क्लास देखिएगा। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। और आगे हम लोग देखते हैं पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखे हैं। तो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आप लोग ये दादा भाई नौरोजी के से मतलब 2, 3, 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन हैं? तो रजनी पाल दत्त थे। इंडिया टुडे के लेखक कौन हैं? तो रजनी पाल दत्त हैं। और वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो JN टाटा के द्वारा की गई टिस्को की स्थापना। आगे हम लोग देखते हैं तो कुटीर उद्योग के विकास हेतु कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसको द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। और 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो सेरामपुर। ये सेरामपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पश्चिम बंगाल में। और किस स्थान पे? तो सेरामपुर में 1855 में स्थापित की गई थी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया? तो 1833 में स्थापित किया गया भारत में प्रथम चाय बागान। और प्रसिद्ध इतिहासकार KM पडिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल में डाकू राज कहा है। इस काल को 1765 से लेकर 1772 तक के काल को डाकू राज कहा। किसने कहा? KM पडिक्कर ने कहा। प्रमुख कृषि पद्धतियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो
प्रथा कौन सी कृषि पद्धतियों पे कौन सी प्रथा चलती थी और विशेषता क्या थी उस प्रथा की? तो 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। और किसानों को अपने अंग्रेज बंगाल बागान मालिकों के अनुबंधन पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये 3 कठिया प्रथा। अभी इसके बारे में मतलब पूरा क्लास पढ़ाएंगे, ये मोटा मोटा आप लोग जानकारी ले लीजिए। अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं। तो यह 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और ददनी प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापार भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों को आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ददनी प्रथा के तहत आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, उसे हम लोग देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं हम लोग ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो कौन कौन सी थी भू राजस्व व्यवस्था? तो स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, और फिर रैयतवाड़ी, और फिर उसके बाद महलवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त में उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यह था 1793 में यह स्थापित की गई थी, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त 1793। इसका डेट भी और गवर्नर जनरल कौन था और फिर कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी, इसे भी आप लोग तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और रैयतवाड़ी में कौन गवर्नर जनरल था? किसने यह रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई? तो थॉमस मुनरो ने 1820 में। और महलवाड़ी किसने अपनाई की? तो होल्ट मैकेंजी ने 1822 में इसने महलवाड़ी व्यवस्था स्थापित की। और स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त यह कौन कौन से क्षेत्र में लागू था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में यह जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यह इस सब क्षेत्र में लागू था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में। और समस्त ब्रिटिश भाग का 19%, मतलब जितना भी समस्त ब्रिटिश भारत पर का कितना परसेंट था? तो 19% था। और फिर रैयतवाड़ी कहाँ पर था? तो बम्बई, मद्रास और असम में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ पे समस्त ब्रिटिश भारत में कितना परसेंट था? मतलब क्षेत्र में कितने परसेंट क्षेत्र में था? तो 51% में था, यह 51 में था। और फिर यह भूमि, इसमें क्या होता था? पहले आप लोग स्थायी बंदोबस्त देख लीजिए तो फिर उसके बाद देखते हैं। तो इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1793 में। कौन कौन से राज्य में यह चलाया गया यह जमींदारी बंदोबस्त? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। और समस्त ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र में चलाया गया यह। और भूमि अधिग्रहण सदैव, ये इसमें क्या होता था कि भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को मतलब सौंप दिया गया। और फिर ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। इसमें क्या होता था कि समस्त अधिग्रहण मतलब सदैव के लिए जमींदार को सौंप दिया गया, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो जमींदार की होती थी। तो यह कौन से क्षेत्र में स्थापित किया स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आगे हम लोग देखते हैं रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो थॉमस मुनरो ने 1820 में।
किस किस क्षेत्र में, तो बम्बई में, मद्रास में, असम में और समस्त ब्रिटिश भारत का 51%। सबसे ज़्यादा यही रैयतवाड़ी ही सबसे ज़्यादा मतलब व्यापक थी। तो इसे देखते हैं, भूमि का मालिक किसान होता था। इसमें रैयतवाड़ी में कौन मालिक होता था, तो भूमि का मालिक किसान होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को होती थी। तो जब किसान मालिक है तो वही राजस्व देगा और कर की दर 33% से 55% तक देनी होती थी, कर की दर देनी होती थी रैयतवाड़ी में। आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आता होगा। जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निश्चय ही आप सभी को समझ में आएगा। और महलवाड़ी देख लेते हैं, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो होल्ट मैकेंजी थे 1822 में। यह किस क्षेत्र में, किस राज्य में लागू था, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में और पंजाब में ये महलवाड़ी व्यवस्था। तो समस्त ब्रिटिश भारत का कितने परसेंट में, तो 30% लागू था यहाँ समस्त ब्रिटिश भारत का। और भूमि पर गांव का अधिकार होता था। वो जो भूमि होती थी उस पे अधिकार किसका होता था, गांव का होता था। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। तो इसमें क्या होता था, महलवाड़ी व्यवस्था में, तो इसमें समस्त भूमि पर अधिकार गांव का होता था और ब्रिटिश को राजस्व देने का जो कर होता था उसका जिम्मेदार कौन होता था, तो गांव का जो मुखिया होता था तो उसे कर देना पड़ता था। आगे हम लोग देखते हैं प्रभाव क्या हुआ। ये सब तीनों महलवाड़ी और रैयतवाड़ी और जमींदारी बंदोबस्त, ये सब भू राजस्व व्यवस्था से क्या प्रभाव पड़ा उसे हम लोग देख लेते हैं। तो प्रभाव यह पड़ा कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया जो परंपरा रूप से चलती थी, और कृषकों की दरिद्रता, मतलब जो कृषक थे तो वह गरीब हो गए और कृषि में ठहराव तथा अवनति हो गई, मतलब उन्नति नहीं होने लगी और ठहराव जैसा हो गया। और पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। जो पुराने जमींदार थे तो उनको मतलब ख़त्म कर दिए और फिर नए जमींदारों का उदय होने लगा और कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब शुरू हो गया। यह सब प्रभाव पड़ा, यह सब भू राजस्व व्यवस्था का। आगे हम लोग देखते हैं वह कौन सी, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू थी। तो कौन सी थी, तो रैयतवाड़ी थी। कितने परसेंट थी, तो 51%। और स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है स्थायी बंदोबस्त का। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। तो स्टूडेंट, यह आधुनिक इतिहास का क्लास था जो एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और फिर मेरे क्लास को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।